Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। तो आज पढ़ेंगे एज ऑफ शेक्सपियर, जिसका स्पेन जो है 1558 से लेकर के 1625 तक माना जाता है। इसमें दो एज आती हैं, एलिजाबेथन एज और आपकी जैकोबियन एज। क्योंकि आप जानते हैं 1558 से लेकर 1603 तक क्वीन एलिजाबेथ का शासन रहता है और 1603 से लेकर 1625 तक जेम्स फर्स्ट का, जिसको जैकोबियन एज के नाम से जानते हैं, उनका शासन रहता है। आज जो पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे तो इस फर्स्ट पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे और एज की हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। और जो एलिजाबेथन एज है विशेष तौर पर वो एज ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस के नाम से जानी जाती है, ये कुछ बातें जानेंगे। और थिएटर और जो थिएट्रिकल कंपनीज़ हैं इस ही एज में इनकी फाउंडेशन पड़ती है, उसको जानेंगे। डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन और एक्सपेंशन, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जो पार्ट सेकंड पड़ेगा उसमें लिटरेरी डेवलपमेंट इन प्रोज एंड पोइट्री। तो देखिए, प्रोज के क्षेत्र में, पोइट्री के क्षेत्र में, ड्रामा के क्षेत्र में, यानी कि इन एवरी फील्ड जो एज रही है, एज ऑफ शेक्सपियर, हर क्षेत्र में जो है डेवलपमेंट हुआ है, तो उनके बारे में जानेंगे। लेकिन सेकंड पार्ट में प्रोज और पोइट्री के बारे में जानेंगे, यानी कि पोइट्स जो फेमस हैं उनकी रचनाओं के बारे में और उन रचनाओं का लिटरेरी फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसको जानेंगे। और कुछ पोइट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में भले ही ना हो ये पोइट्स, लेकिन इनके कुछ कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं। फिर ये एज रही है डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा की। हालांकि मिरेकल प्लेस और मिस्ट्री प्लेस 15वीं शताब्दी में शुरू हो गए थे, लेकिन इस एज में ड्रामा का पूरी तौर से डेवलपमेंट हुआ, तो उनको बारे में जानेंगे कि मिरेकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस से कैसे कैसे करके रेगुलर प्लेस तक पहुँचे। इन सब के बारे में पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे। और पार्ट फोर्थ में पढ़ेंगे जो शेक्सपियर्स प्रोड्यूसर्स रहे थे ड्रामा में, यूनिवर्सिटी बिट्स में, जैसे कि जॉन लिली हैं, टॉमस लॉज हैं, जॉर्ज पील, क्रिस्टोफर मार्लो, टॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन और टॉमस किड, ये 7 नाम हैं। तो लेकिन इनमें इनकी रचनाओं के बारे में जरूर पढ़ेंगे और क्या इन्होंने योगदान दिया और कैसे इन यूनिवर्सिटी बिट्स ने विलियम शेक्सपियर के लिए पाथफाइंडर का काम किया, कैसे इनके पथ प्रदर्शन किया। और ये क्लासिकल और रोमांटिक प्ले राइट्स रहे थे इनमें से कुछ, तो इनके बारे में जानेंगे। और इसके बाद पार्ट फिफ्थ में बेन जॉनसन और जैकोबियन प्ले राइट्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि बेन जॉनसन आप जानते हैं क्लासिकल प्ले राइट थे और बाकी अधिकतर जितने भी थे वो सब रोमांटिक प्ले राइट थे। तो क्या गुण थे क्लासिकल प्ले राइट होने के कारण, इन सारी बातों को जानेंगे। तो ये जो पार्ट है एलिजाबेथन पीरियड, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको बहुत पार्ट में बनाया। तो ये पहले पार्ट में तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, थोड़ी सी जानकारी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब ये एज ऑफ शेक्सपियर को आप जानते हैं कि इसे एलिजाबेथन एज, जिसका स्पेन 1558 से लेकर 1603 तक रहा है, और दूसरे जैकोबियन एज जिसमें किंग जेम्स फर्स्ट सिंहासन में बैठते हैं 1603 में, 1625 तक इनका शासन रहा है। तो ये टोटल पीरियड जो है, लिटरेरी पीरियड जो है, एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। अब इंग्लिश रेनेसां कवर्स अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम विच डिवाइडेड इन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इनटू द फॉलोइंग 3 पीरियड। अब ये पीरियड जो है रेनेसां पीरियड होता है। तो देखिए, रेनेसां पीरियड को अगर हम सुविधा की तरफ से देखें तो 3 भागों में बांटते हैं। पहला बांटते हैं बिगिनिंग ऑफ द रेनेसां। तो बिगिनिंग ऑफ द रेनेसां माना जाता है 1516 से लेकर के 1558 तक। लेकिन जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ
गद्दी पर बैठती हैं क्वीन मैरी की डेथ के बाद, तो फिर ये एज कहलाती है द फ्लावरिंग ऑफ रेनेसा, क्योंकि इस समय रेनेसा अपने फुल फ्लैश में था। और यही कारण है कि एज जो एलिजाबेथन एज है या जो कुल मिला के शेक्सपियरियन एज है, इसको गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। तो इट एक्चुअली कॉल्ड द एज ऑफ एलिजाबेथन। इसके बाद रेनेसा का डिक्लाइन होता है जो कि जैकोबियन एज में होता है। तो 1603 से लेकर 1625 तक रेनेसा का डिक्लाइन होता जाता है। तो जैसा कि अभी बात कर रहे थे, दिस स्पैन ऑफ टाइम इज द गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर। तो इस पीरियड को, इनके जो विलियम शेक्सपियर का जो एज है 1558 से लेकर 1625 तक, इसको गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। तो W.J. लॉन्ग इस एज की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं एज ऑफ पेरिकल्स इन एथेंस। एथेंस में किंग पेरिकल्स की जो एज रही थी उससे करते हैं, और 28-27 ईस्वी का जो पीरियड रहा है रोम का एगस्टन पीरियड, उससे तुलना करते हैं, जहाँ पर वर्जिल, एनिडी जो आपके पोइट्स रहे थे। जब द मैग्निफिसेंट कोर्ट ऑफ लुइस 14 ऑफ फ्रांस, तो इन 3 शासन से इस एज की विलियम W.J. लॉन्ग इसकी कंपेयर करते हैं। और दिस एज इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ ड्रामा। तो इस एज को ड्रामा की एज कहा जाता है, क्योंकि इस एज में पहली बात थिएटर का डेवलपमेंट हुआ, ड्रामेटिकल कंपनीज बनी, और उसके बाद यूनिवर्सिटी बिट्स जो कि विलियम शेक्सपियर से पहले रहे थे, और विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन जैसे बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट रहे थे। इनके कारण जो है इस एज को एज ऑफ ड्रामा कहा जाता है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स की। तो यहाँ जो बेसिक पढ़ना था वो कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स थी जो हम क्वीन एलिजाबेथ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रेन ऑफ एलिजाबेथ आफ्टर द रेन ऑफ क्वीन मैरी फर्स्ट with a defeat and humiliation abroad and persecution and rebellion at home, the accession of popular sovereign was like the sunrise after a long night। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब क्वीन मैरी का शासन था तो उस शासन में विदेशी हार और अपमान मिला था और गृह युद्ध की संभावना थी, क्योंकि जो रिवेलियन एट होम गृह युद्ध चला था, इसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद, इन सब के बाद जो क्वीन एलिजाबेथ का पीरियड आता है तो ऐसा लगता है जिसे काफ़ी लंबी रातों के बाद सूर्योदय हुआ हो। तो यही जो क्वीन एलिजाबेथ का शासन है वो काफ़ी पीसफुल माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सेटलमेंट करने की कोशिश की थी, बड़ा संतुलन बैठाने की कोशिश की थी। तो क्या क्या संतुलन बैठाए थे उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम पहले में जाने तो जो रेनेसा और रिफॉर्मेशन की शुरुआत हो गई थी, तो जो रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी किंग हेनरी अर्थ के शासनकाल से। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 16वीं शताब्दी में, यानी कि कह सकते 1534 की बात है, 1534 की बात, इस डेट पर ध्यान देना है। तो रिफॉर्मेशन की शुरुआत किंग हेनरी अर्थ के शासन से मानी जाती है, और ये क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन मैरी इनके फादर थे। तो इन्होंने क्या किया, द पैपल अथॉरिटी एबोलिश्ड इंग्लैंड एंड किंग बीकेम सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो पैपल अथॉरिटी थी उसको इन्होंने एबोलिश कर दिया, समाप्त कर दिया। अब जो चर्च का हेड राजा होता था, और पहले कौन होता था, पोप। तो पोप की सत्ता को हटाकर राजा खुद अब चर्च का हेड बन गया, और इन्होंने एक एक्ट पारित किया, एक्ट ऑफ सुपरमेसी।
और इस एक्ट के कारण जो था रोमन कैथोलिक चर्च थे वो समाप्त हो गए और प्रोटेस्टेंट शुरू हो गए और यहीं से रिफॉर्मेशन शुरू हो गया। अब जानते क्वीन मैरी का शासन आता है। देखिए कैसे क्वीन एलिजाबेथ संतुलन की ओर बढ़ती हैं, उसके बारे में हमको बैकग्राउंड जाननी थी। तो पोपल अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है और किंग की अथॉरिटी शुरू होती है। लेकिन क्वीन मैरी जब 1553 में क्वीन बनती हैं और ये 1558 5 वर्ष शासन करती हैं। तो एक बात तो इनके बारे में ये ध्यान देनी है कि क्वीन जो मैरी है ये इंग्लैंड की पहली क्वीन है, उससे पहले किंग हुआ करते थे। इसके तुरंत बाद क्वीन एलिजाबेथ बनती हैं और विक्टोरियन एज में आ जाइए तो क्वीन विक्टोरिया बनती हैं। लेकिन ये क्वीन जो मैरी जो है ये फर्स्ट क्वीन मानी जाती हैं ऑफ इंग्लैंड की। और शी वॉज आल्सो नोन एज ब्लडी मैरी। तो इनको ब्लडी मैरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और इनके पिताजी के ने जो एक्ट ऑफ सुपरमेसी लागू किया उसका क्या असर हुआ वो समझ जानते हैं। तो पहले कहानी सुन लीजिए इनके ब्लडी मैरी बनने से। देखिए क्वीन ब्लडी मैरी कैसे बनती हैं। हेनरी एर्थ जो हैं पैपल सुपरमेसी ख़त्म कर देते हैं और उसके कारण ये था कि क्वीन मैरी की जो मदर थी उनको वो डाइवोर्स देते हैं और दोबारा शादी करते हैं, फिर एक और शादी करते हैं, फिर कई शादी करते हैं। तो ये क्वीन मैरी जब बनती है तो रह रह कर बदला लेती है। तो नेचुरल है कि उन्होंने कैथोलिक को समाप्त करके के प्रोटेस्टेंट को शुरू किया। अब इन्होंने क्या किया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वीन मैरी वॉज रिमेंबर्ड फॉर अटेम्प्टिंग टू रिवर्स द रिफॉर्मेशन। जो किंग हेनरी एर्थ ने रिफॉर्म किया था धर्म में, उसको इन्होंने रिवर्स करने का प्रयास किया। देखिए प्रोटेस्टेंट को वापस ये कैथोलिक लाने के प्रयास में थी। तो रिफॉर्मेशन एंड रिटर्न इंग्लैंड टू कैथोलिज्म एंड हर मैरिज टू फिलिप सेकंड ऑफ स्पेन। तो ये स्पेन के फिलिप सेकंड से विवाह करना चाहती थी और इंग्लैंड में कैथोलिज्म को दोबारा स्थापित करना चाहती थी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोगों ने जो प्रोटेस्टेंट फॉलोअर थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और उनसे मना किया कि आपको शादी नहीं करनी है, क्योंकि जो फिलिप सेकंड थे वो कैथोलिक धर्म के कट्टर अनुयायी थे। लेकिन क्या करती हैं, मैरिड फिलिप एंड रीस्टोर्ड द कैथोलिक क्रीड। अब ये इन्होंने जानबूझकर कर दिया। अब इससे उत्पन्न होता है रिवेलियन। तो प्रोटेस्टेंट रिवेलियन ब्रोक आउट अंडर द लीडरशिप ऑफ सर थॉमस वाट। तो सर थॉमस वाट की लीडरशिप में एक प्रोटेस्टेंट रिवेलियन जो है विद्रोह शुरू हो जाता है। सर थॉमस वाट और दूसरे जो प्रोटेस्टेंट रिवेलियन थे उनको निर्दयता पूर्वक जो है फांसी लगा दी जाती है और कुछ 300 लोगों को स्टेक में जला दिया जाता है। स्टेक एक गाय के प्रकार का होता है, बैल के प्रकार का, तो उसके अंदर खोखला होता है, बाहर से आग लगा दी जाती है। तो लगभग 300 लोग जला दिए जाते हैं। तो यही कारण था डेंस फॉरवर्ड द क्वीन नाउ नोन एज ब्लडी मैरी। तो पता लग गया क्यों ब्लडी मैरी इनको कहा गया। तो ये सारा कारण रहा था प्रोटेस्टेंट को रिमूव करना और कैथोलिक को दोबारा स्थापित करना, री एस्टैब्लिशमेंट करना। अब आता है ब्लडी मैरी की 58 में मृत्यु हो जाती है। अब आता है द एज ऑफ एलिजाबेथ। क्वीन 1558 में क्वीन बनती हैं। तो इन द एज एलिजाबेथन बेथ
ऑल डाउट सीम्स टू वेनिश फ्रॉम इंग्लिश हिस्ट्री। तो इंग्लिश हिस्ट्री में जितने भी उठा-पटक होती है, सारी डाउट्स होते हैं, वो सब क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। अब ये बहुत शांति की एज आती है, और ऐसा नहीं है कि क्वीन एलिजाबेथ ने बहुत मुसीबतें नहीं झेली थी, लेकिन उन्होंने सबका सामना किया और एक शांति की स्थापना की। वो कैसे, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन जॉन मिल्टन क्वीन एलिजाबेथ के बारे में, एज के बारे में क्या कहते हैं, ये प्रश्न आता है, ये लाइन आती हैं। तो एरोपेजिटिका में लिखते हैं जॉन मिल्टन, क्या लिखते हैं, वी सडनली सी इंग्लैंड अ नोबल एंड पुशियंट नेशन। हम अचानक देखते हैं, तो अचानक देखते हैं क्वीन एलिजाबेथ का जो शासनकाल आता है, अचानक जो उसमें तरक्की करता है। तो वी सडनली सी इंग्लैंड अ नोबल एंड पशियंट नेशन, एक सभ्य और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, अराइजिंग हरसेल्फ, स्वयं उठता हुआ, लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप, उस शक्तिशाली व्यक्ति की तरह जो लंबी नींद के बाद जागता है, एंड शेकिंग हर इनविंसिबल लॉक, और अपने अभिजय या अजय बालों को झटकता है। तो ये इंग्लैंड के बारे में लिख रहे हैं। और मर्स्टन उस एज की, एज ऑफ एलिजाबेथ की प्रॉस्पेरिटी के बारे में लिखते हैं कि कैसे ये एक प्रॉस्पर राष्ट्र था उस समय। वाई मैन ऑल देयर ड्रिपिंग पेन्स आर प्योर गोल्ड, जो मैन उस समय लिखते थे, व्यक्ति लिखते थे, तो उनके जो पेन थे वो शुद्ध सोने के थे। तो गरीब आदमी तो लिखेगा नहीं, वो गरीब आदमी तो सोने के पेन रखेगा नहीं, यानी कि सारे लोग अमीर थे। द प्रिजनर्स दे टेक आर फैटर्स इन गोल्ड, और जिन कैदियों को वो कैद करके ले जाते थे, उनकी बेड़ियां सोने की हुआ करती थीं, ना कि लोहे की। एज फॉर रूबीज एंड डायमंड्स दे गो फोर्थ ऑन हॉलीडे एंड गैदर दैम बाय द सी शोर एंड हैंग ऑन देयर चिल्ड्रन कोट्स। तो वो कह रहा है कि वहाँ के लोग जब अपने हॉलीडेज जाते थे, तो वो समुद्र के किनारों से रूबीज और डायमंड्स बटोर कर लाते थे, ताकि उन्हें अपने बच्चों के कोट में सजा सकें। तो ये प्रॉस्पेरिटी के बारे में मर्स्टन, जो कि उसी समय के प्ले राइट हैं, एलिजाबेथ और जैकोबिन एज के, तो वो लिखते हैं। और ये भी बात पूछी जाती है, बेकन कहते हैं, फ्रांसिस बेकन, आई हैव टेकिन ऑल द नॉलेज फॉर माई प्रोविंस, कि मैंने जितनी भी नॉलेज प्राप्त की है वो अपने ही क्षेत्र से प्राप्त की है। तो ये राइटर्स ने इस एज के बारे में लिखा है। तो क्या खासियत है इस एज के बारे में, वो जानने की कोशिश करते हैं। पहले द एज ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस इन एलिजाबेथन एज। अब क्वीन एलिजाबेथ की जो एज होती है वो एज ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कहलाती है। कैसे, देखिए, द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट वाज आल्सो टर्बुलेंट, यानी ये भी एक टर्बुलेंट की एज थी। टर्बुलेंट का मतलब एक अशांति की अवस्था थी, एज थी। बट क्वीन एलिजाबेथ सक्सेसफुली कोप विद ऑल द डिफ़िकल्टीज, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने सारी जितनी दुविधाएं थी, परेशानी थी, उन सब का सामना किया, सफलतापूर्वक सामना किया। कौन कौन सी मुसीबतें आई थी वो देखेंगे। देखिए, जो पोप ने 1570 में क्वीन एलिजाबेथ को एक्स कम्युनिकेटेड कर दिया। एक्स कम्युनिकेटेड मैंने अपने उसे जो कैथोलिक धर्म से उससे बहिष्कृत कर दिया। तो एक पोप रहे हैं, पोप का नाम बता रहा हूं आपको, पोप पायस रहे हैं 5th। तो इन्होंने एक बुल रीगन्स इशू किया, और उसके अनुसार क्वीन एलिजाबेथ को कैथोलिक धर्म से एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता है, यानी बहिष्कृत कर दिया जाता है।
और इनको इंग्लैंड और आयरलैंड की रानी मानने से मना कर दिया जाता है। फिर भी ये उस सबसे विजय प्राप्त करती हैं। अब देखिए, जो नॉर्थ एरिया था, द नॉर्थ वॉज लार्जली कैथोलिक, द साउदर्न कॉन्टीज वर स्ट्रांगली प्रोटेस्टेंट, क्वीन एलिजाबेथ फेवर्ड बोथ रिलीजियस पार्टीज। तो दोनों रिलीजियस पार्टीज से इन्होंने मिलाकर रखा, तो दोनों ही पार्टियों से इन्होंने संतुलन बना के रखा। और जो इनका जो शासन काल था, तो इसके बारे में कह रहे हैं, एंड प्रेजेंटली द वर्ल्ड सा अमेजमेंट कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट एक्टिंग टूगेदर एज ट्रस्टेड काउंसलर्स ऑफ ए ग्रेट सॉवरेन। इस विशाल साम्राज्य, समृद्धता वाला जो साम्राज्य था, तो दोनों ही, चाहे वो कैथोलिक रहे हों चाहे प्रोटेस्टेंट रहे हों, दोनों ही किंग जो क्वीन एलिजाबेथ के काउंसलर्स हुआ करते थे और देश की तरक्की में भाग दिया करते थे। तो ये क्वीन एलिजाबेथ फेमस है एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के प्रति। तो ये एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। इट वॉज एलिजाबेथ हु मेड एंग्लिकन चर्च आ रियलिटी। एंग्लिकनिज्म वॉज ए काइंड ऑफ कंप्रोमाइज बिटवीन कैथोलिज्म एंड प्रोटेस्टेंट। तो इन्होंने 1558 में जैसे क्वीन बनती हैं, एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पारित करती हैं। देखिए, जो फिर इन्होंने एंग्लिकन चर्च का इनको वास्तविक स्थापित करने वाला व्यक्ति माना जाता है। कारण क्या है? एंग्लिकन चर्च की स्थापना करते हैं हेनरी यर्थ, इनके पिताजी, लेकिन वहाँ उतना सफल नहीं हो पाता है क्योंकि वो अपने विवाह के लिए करते हैं। क्वीन मैरी उनको वापस कर देती है। फिर ये दोनों को संतुलन बैठा करके एंग्लिकन चर्च की पुनः स्थापना करती हैं, तो उनको वास्तविक स्थापना करने वाला इन्हों माना जाता है। तो रियलिटी में जो एंग्लिकन चर्च है वो इनके उसमें, इनके शासनकाल में वर्क में आते हैं। तो इन्होंने एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पारित किया। ये क्या है? देखिए, कैथोलिक जो चर्च थे उनको हाई चर्च माना जाता था और जो प्रोटेस्टेंट चर्च थे उनको लो चर्च माना जाता था। तो इन्होंने एंग्लिकन चर्च की स्थापना करके दोनों को संतुलन बैठाने की और एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी करने की कोशिश की। अब जो घटना है इनके जीवन को मार देने की, इनके क्वीन एलिजाबेथ पर काफ़ी षड्यंत्र रचे जाते हैं और जिनमें एक जो मेन आता है या पूछा जाता है वो है आपका बेबिंगटन प्लॉट। ये पूछा जाता है, ये बेबिंगटन प्लॉट। तो ये तीनों ही प्लॉट जो है, जो बेबिंगटन प्लॉट रहे हों, रुडोल्फी प्लॉट रहा हो या थ्रॉकमॉर्टन प्लॉट रहा हो 1553 का, ये तीनों ही जो योजनाएं रची गई, प्लॉट रचे गए, षड्यंत्र रचे गए, तो ये क्वीन एलिजाबेथ को मार करके और मैरी जो आपकी रही हैं स्टुअर्ट, जो कि स्कॉटलैंड की क्वीन रही हैं, उनको गद्दी पर बैठाने के लिए था। तो देखें इनके बारे में क्या है। तो सबसे पहला प्लॉट होता है रुडोल्फी प्लॉट, दूसरा थ्रॉकमॉर्टन प्लॉट 1583 का, फिर लास्ट में 1586 में बेबिंगटन प्लॉट आता है। तो पूछा जाता है कि बेबिंगटन प्लॉट जो है क्या था और किस किंग या क्वीन के विरुद्ध में रचा गया था और क्या इसके परिणाम हुए, थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ये कुछ जानकारी है, अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो बड़ा कठिन माने जाएंगे, लेकिन इन सारी बातों का लिटरेचर पर फर्क पड़ता है, इसलिए इनको पढ़ रहे हैं, बहुत समय नहीं लगेगा। देखिए, बेबिंगटन प्लॉट ऑफ 1586 was the third key plot against life of Elizabeth I, following Ridolfi plot in 1571 and Throckmorton plot in
1583। ये 3 प्लॉट रचे जाते हैं, जिसमें बेबिंगटन प्लॉट फेमस है क्योंकि इसमें जो मैरी क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड होती हैं उनकी फांसी दे दी जाती है। ऑल प्लॉट्स वर टू ओवरथ्रो क्वीन एलिजाबेथ एंड रीस्टोर कैथोलिज्म एंड ब्रिंग मैरी टू इंग्लिश थ्रोन। यानी जितने भी प्लॉट रचे गए तीनों, ये इनका उद्देश्य था क्वीन एलिजाबेथ को गद्दी से उतारना और क्वीन मैरी को, जो कि स्कॉटलैंड की क्वीन थी, उनको गद्दी पे बैठाना। सर फ्रांसिस बेल्सिंगम इस प्लॉट की खोज करते हैं, षड्यंत्र का पता लगा लेते हैं, और इस बेबिंगटन प्लॉट का जो लीडर था वो एंथोनी बेबिंगटन था, और बेबिंगटन को पकड़ लिया जाता है और उसको फांसी दे दी जाती है, यानी कि जस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एंथोनी बेबिंगटन एंड हिज कॉन्स्पिरेटर। जो भी कॉन्स्पिरेटर्स में शामिल होते हैं सबको फांसी दे दी जाती है, और क्वीन मैरी जो क्वीन ऑफ स्कॉट होती है उनको भी फांसी दे दी जाती है। इसलिए ये प्लॉट जो है बड़ा माना जाता है। और 8 फरवरी 1587 को क्वीन मैरी ऑफ स्कॉट्स, इनको फांसी दे दी जाती है। बहुत ध्यान से सुनना, इनको फांसी दे दी जाती है, और इन्हीं का एक पुत्र होता है जेम्स फोर्थ, ठीक, उसको गद्दी पर बैठा दिया जाता है। समझ, ध्यान सुनना। और क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद यही जेम्स फोर्थ, जो कि क्वीन मैरी ऑफ स्कॉटलैंड का पुत्र होता है, वही आकर के जेम्स फर्स्ट के नाम से 1603 में इंग्लैंड की गद्दी पर बैठता है, और वो एज जो है जैकोबियन एज के नाम से जानी जाती है, और वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड एज वेल एज इंग्लैंड एंड आयरलैंड, जो यूनियन ऑफ क्राउन कहलाता है। तो समझ गए ये क्वीन मैरी कौन है। अब बैकग्राउंड क्या रहा है इसका, देखिए, ये पता लगता है क्वीन एलिजाबेथ को परसीविंग दैट मैरी एज ए थ्रेट, क्वीन एलिजाबेथ इम्प्रिजन्ड हर इन लॉकेलम कैसल इन जुलाई 1567, तो शी वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हर 1 ईयर जेम्स फोर्थ। तो जब पता लगता है क्वीन एलिजाबेथ को, और ये मानती हैं कि क्वीन मैरी उनके प्रति काफ़ी नुकसानदायक है, तो वह 1567 में उनको कैद करा लेती है और उनको लॉकेलबर्न कैसल में, महल में उसको कैद कर लेती हैं, और उनका पुत्र जो होता है 1 साल का जेम्स फोर्थ, उसको जो है वो सिंहासन पर बैठा देती हैं। अब जो रिडोल्फी प्लॉट होता है, इसको रॉबर्ट रिडोल्फी 1571 में प्लान बनाते हैं, लेकिन तो ये जो रॉबर्ट रिडोल्फी है, रॉबर्टो, तो उनको मैसेज प्राप्त होता है पोप पायस फिफ्थ से, क्योंकि 1570 में अभी पढ़ा था कि ये एक्सकम्युनिकेट कर देते हैं क्वीन मैरी को, क्वीन एलिजाबेथ को, और इंग्लैंड की रानी और आयरलैंड की रानी मानने से मना कर देते हैं। ये वही पोप पायस हैं। तो ये प्लान बनाते हैं क्वीन एलिजाबेथ को मारने का, लेकिन ये प्लान जो है फ्लॉप हो जाता है और इनको पकड़ लिया जाता है। तो इसमें ड्यूक ऑफ नॉरफ्लॉक को फांसी दे दी जाती है, और एलिजाबेथ जो क्वीन है वो क्वीन मैरी की इस प्लॉट में इन्वॉल्वमेंट मानती हैं, उनको और कड़ी निगरानी में रखती हैं। फिर 1583 में एक थ्रॉकमॉर्टन प्लॉट बनाया जाता है, जिसमें फ्रांसिस थ्रॉकमॉर्टन, जो कि क्वीन मैरी के जो
संदेश वाहक थे, इसका काम किया करते थे, और ये फॉरेन एजेंट थे। तो इस प्लान को बनाते हैं फ्रांसिस थॉकमॉर्टन 1583 में। लेकिन इसमें क्या होता है, ये फ्रांसिस थॉकमॉर्टन है, ये भी पकड़ ले जाते हैं। तो अंडर द प्लान इंग्लैंड वॉज टू बी इन्वेड बाई फ्रेंच फोर्सेस टू फ्री एलिजाबेथ प्रिजनर मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट एंड रीस्टोर पेपल अथॉरिटी। तो इसका प्लान होता है कि जो फ्रेंच फोर्स है, फ्रेंच आर्मी है, उससे आक्रमण कराया जाए और क्वीन मैरी को छुड़ाया जाए और पेपल अथॉरिटी को पुनर्स्थापित किया जाए। तो देखिए सारे में पोप का स्थान रहता है और ये इनका मेन उद्देश्य था कि आपके कैथोलिज्म को स्थापित करना। थॉकमॉर्टन वॉज convicted of high treason and beheaded in 1584 and Mary was moved to more secure accommodation at ट्यूटबरी कैसल। तो समझ गए होंगे। अब देखिए इनके जो प्लॉट बने थे, 3 प्लॉट, अभी मुसीबतें समाप्त नहीं हुई है। फिर आता है स्पेनिश आर्मडा डिफीटेड और 1588 में। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ अचानक आई, ये चीज़ अचानक नहीं आई है। ये टोटल, चाहे फ्रांस रहा हो, स्पेन रहा हो, स्कॉटलैंड रहा हो, ये तीनों ही ताकतें इंग्लैंड पर क्वीन एलिजाबेथ के शासन पर आंखें गड़ाई हुई थी और बार बार परेशान कर रही थी। तो यही कारण था स्पेन, कौन आपने देखा होगा, फिलिप सेकंड, जिससे क्वीन मैरी, जो इनकी सौतेली बहन होती है, क्वीन मैरी फर्स्ट, जिसको ब्लडी मैरी बोलते हैं, ये इन्हीं से तो शादी हुई थी। तो ये एक आर्मडा के साथ 1588 से 1 साल पहले ये इस पर आक्रमण करते हैं और फिर स्पेन का जो आर्मडा होता था, जो आर्मी थी, जल आर्मी जिसको बोलते हैं, इसको हरा दिया जाता है। तो स्पेनिश सो कॉल्ड इनविंसिबल आर्मडा इज डिफीटेड बाय इंग्लिश नावल फोर्स अंडर द कमांड ऑफ लॉर्ड चार्ल्स हॉवार्ड एंड सर फ्रांसिस ड्रेक। इन दो के लीडरशिप में इस इनविंसिबल आर्मडा को हरा दिया जाता है। इन जहाजी बेड़े को, आर्मडा का मतलब जहाजी, लड़ाकू जहाज़ों का बेड़ा, जो कि उस समय अजेय माना जाता था, स्पेन का सबसे बड़ा, उसको हरा दिया जाता है। तो ये सारे कारण जो 3 प्लॉट बने थे, ये सब एक ही उसमें आते हैं। लेकिन 1597 में फिर स्पेनिश जो फिलिप सेकंड होते हैं, सेंड सेकंड आर्मडा अगेंस्ट इंग्लैंड, और इसको स्टॉर्म जो है तितर बितर कर देता है। अब ये विक्ट्री जो होती है आर्मडा पर, दिस विक्ट्री अरोज द फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म एंड डेवलप्ड ए सेंस ऑफ नेशनल प्राइड। तो इस लड़ाई पर विजय से, विक्ट्री से लोगों में, इंग्लिश लोगों में देशभक्ति की भावना और जो अपने राष्ट्र के प्रति जो गर्व की भावना थी वो जाग जाती है। ये कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स थी। अब बात करते हैं, ये एज जो है ड्रामा के बारे में जानी जाती है, एज ऑफ ड्रामा जाना जाता है। तो सबसे पहले जब ड्रामा होगा उससे पहले थिएटर होगा, क्योंकि जो मिस्ट्री प्लेस थे, मिरेकल प्लेस थे, मोरालिटी थे, वो तो शुरू हो गए थे। अब बात आ रही थी रेगुलर ड्रामा की। तो रेगुलर ड्रामाज के लिए आपके थिएटर की आवश्यकता थी, क्योंकि उससे पहले जो प्लेस हुआ करते थे वो चर्च में हुआ करते थे या लोगों के महलों के अंदर हुआ करते थे। तो अब थिएटर की बात करते हैं। तो ये प्रश्न आता है, व्हेन वाज द फर्स्ट थिएटर बुल्ट। तो जो फर्स्ट थिएटर था, जिसका नाम ही थिएटर था, वह शॉर्डिच में 1576 में बनता है और लंदन में, और सेंट लियोनार्ड शॉर्डिच जगह पर ये बनता है। इट वॉज डिजाइंड एंड बुल्ट बाई जेम्स बर्वेज, और इसको बनाता कौन है? जेम्स बर्वेज
बहुत ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विलियम शेक्सपियर जो थे वो इसी बर्बेज कंपनी से आकर जुड़े थे जब वो अपने गांव स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन से भागकर लंदन आए थे। तो इट वाज डिजाइन्ड एंड बिल्ट बाय जेम्स बर्बेज। सेवरल कंपनीज जैसे कि लाइसेस्टर्स मैन, द एडमिरल्स मैन और चैम्बरलेन मैन, ये थिएटरिकल कंपनियां बनी थीं। ये सारे की सारी इस पहले इस उससे जुड़ी थी। इट वॉज द थिएटर ऑफ दैट शेक्सपियर प्रोबेबली फाउंड एम्प्लॉयमेंट व्हेन ही फर्स्ट केम टू लंदन। ये 1587 की बात है जब विलियम शेक्सपियर लंदन आते हैं तो पहले जॉर्ज बर्वेज की कंपनी से जुड़ते हैं। तो जिन्होंने थिएटर बनाया था, तो जरूरी नहीं इसी थिएटर से जुड़े हों, लेकिन जॉर्ज बर्वेज की कंपनी से जुड़े थे। अब ग्लोब थिएटर जानते हो आप 1599 में बनता है, 1599 में बनता है, ये तो आपको पता ही होगा। 1500 तो आफ्टर द डेथ ऑफ जेम्स बर्वेज इन फरवरी 1597 जो थिएटर की लीज थी, थिएटर को लीज देती थी सरकार, तो वो लीज थी, जो पट्टा था वो ख़त्म हो जाता है और इनके पुत्र होते हैं कुथबर्ट बर्बेज और रिचर्ड बर्बेज, दो पुत्र होते हैं। ये क्या करते हैं, इस थिएटर को 1598 में डिसमेंटल कर देते हैं, इसको गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं। एंड बुल्ट ग्लोब थिएटर इन 1599 बाय यूजिंग इट्स टिम्बर टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट, ठीक। और इसी के टिम्बर से ग्लोब थिएटर को बनाया जाता है। तो कब बनता है ग्लोब थिएटर? 1599 में। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, विलियम शेक्सपियर ग्लोब थिएटर में शेयर होल्डर होते हैं, और एक और थिएटर होता है जिसको बोलते हैं ब्लैक फ्रायर, उसमें भी शेयर होल्डर रहते हैं। इन दो थिएटर में विलियम शेक्सपियर शेयर होल्डर रहते हैं और इनके लगभग सभी प्लेज इन दो थिएटर में खेले जाते हैं और मैक्सिमम प्लेज इनके ग्लोब थिएटर में खेले जाते हैं। तो शेक्सपियर वॉज अ शेयर होल्डर इन द ग्लोब थिएटर। इट वॉज बुल्ट इन 1599 एट साउथ वार्क क्लोज टू द साउथ बैंक ऑफ टेम्स। तो टेम्स नदी के दक्षिणी छोर पर, इसको किनारे पर इसको बनाया जाता है। तो शेक्सपियर प्लेइंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन भी इसी से जुड़े रहते हैं। अब आते हैं थिएट्रिकल कंपनियां। तो थिएट्रिकल कंपनी कौन कौन सी थिएट्रिकल कंपनी इस एज में थी, इसमें पूछा जा सकता है। और किस थिएट्रिकल कंपनी से विलियम शेक्सपियर जुड़े रहे थे, ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कंपनी थी लाइसेस्टर्स मैन, और इसी कंपनी से जेम्स बर्बेज जुड़े थे और इसकी स्थापना होती है 1559 में, 1559। फॉर्म इन 1559 फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ अर्ल ऑफ लाइसेस्टर्स हाउस होल्ड। देखिए, अर्ल थे लाइसेस्टर के, उनके हाउस होल्ड में जितने मेंबर थे उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की। द कंपनी वाज ग्रांटेड अ लाइसेंस बाय रॉयल पेटेंट, और सरकार से, संसद से इनको रॉयल पेटेंट मिलता है। इन 1576 जेम्स बर्बेज द मेंबर ऑफ द ट्रू बुल्ड द थिएटर टू द स्टेज देयर प्रोडक्शंस। तो ये लाइसेस्टर्स कंपनी से जुड़े थे, जो कि जेम्स बर्बेज जो एक्टर थे, इनका पुत्र था एक्टर, जेम्स बर्बेज। तो ये सब एक्टर्स की कंपनी थी। तो इन्होंने 1576 में ही क्या बनवाया, आपका थिएटर बनवाया। इम्पोर्टेंट है, 1587 से लेकर के 1592 तक विलियम शेक्सपियर जो है उन्होंने सक्सेसफुल कैरियर की शुरुआत की लंदन में, और एज ए एक्टर और राइटर के रूप में, और उन्होंने बर्बेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स को 1587 में ज्वाइन किया था। अब आपको 1587 से लेकर 1592 तक आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर का कैरियर किसी को नहीं मालूम था,
तो हालांकि इसके बारे में हमने तो जब इनकी बायोग्राफी पढ़ी तो पढ़ चुके हैं। क्या कारण था कि 1552 में ये फेमस होते हैं? देखिए 1552 में एक प्ले चल रहा था हेनरी 6 का पार्ट 2। तो उस प्ले से बाद में रॉबर्ट ग्रीन ने 1592 में एक पंपलेट छपवाते हैं जिसको ग्रोट बर्थ बोलते हैं। तो उस पंपलेट से विलियम शेक्सपियर फेमस हो जाते हैं। दूसरी कंपनी थी एडमिरल्स मैन। तो एडमिरल्स मैन जो कंपनी है ये क्रिस्टोफर मार्लो इस कंपनी से जुड़े होते हैं। तो प्रश्न यहीं से बनता है, कठिन बनेगा कि बर्बेज कंपनी से या लाइसेस्टर कंपनी से तो जुड़े थे आपके विलियम शेक्सपियर। उसके बाद जो किंग्समैन या जिसको बोलते हैं चैम्बरलेन मैन, इससे भी विलियम शेक्सपियर जुड़े थे। क्रिस्टोफर मार्लो किस थिएट्रिकल कंपनी से जुड़े थे, ये प्रश्न बनता है। तो ये थी एडमिरल्स मैन, इससे जुड़े थे आपके क्रिस्टोफर मार्लो। फिर से पढ़ते हैं। द कंपनी was closely associated with Christopher Marlowe and performed several of his work including Tamburlaine the Great and Dr. Faustus. The Admiral's Men were first to produce George Chapman's plays, और जॉर्ज चैपमैन के प्लेस सबसे पहली बार जो है एडमिरल्स की कंपनी शुरू करती है। अब आते हैं लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। ये फेमस कंपनी होती है जो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन इट वॉज फाउंडेड इन 1594। 1594 में इसकी स्थापना होती है। जैसे ही इसकी स्थापना होती है, विलियम शेक्सपियर जो होते हैं 1594 में ही इस थिएट्रिकल कंपनी के मेंबर बन जाते हैं अंडर द पैट्रोनेज ऑफ हेनरी कैरे एंड लॉर्ड चैम्बरलेन हु वॉज द चार्ज ऑफ द कोर्ट एंटरटेनमेंट। बाद में जब 1603 में किंग जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड के गद्दी पर बैठते हैं, तो ये जो चैम्बरलेन्स लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन जो थिएट्रिकल कंपनी है, अब इसको कंपनी को हम किंग्समैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाम बदल गया है, कंपनी वही है। अब इसमें डिस्कवरी की बात करते हैं। तो अभी देखा आपने ऊपर पढ़ा था कि आपके जो स्पेनिश अरमडा को हराया था उसमें फ्रांसिस ड्रेक का नाम आता है। तो फ्रांसिस ड्रेक फेमस रहे हैं इस दुनिया की चक्कर लगाने के कारण। पूरी पृथ्वी का चक्कर वो लगाते हैं। तो ड्रेक सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड, ये क्या करते हैं? फ्रांसिस ड्रेक सरकम नेविगेशन 1577 टू 1580, यानी कि 1577 में अपनी यात्रा शुरू करते हैं और 1580 तक पूरी दुनिया का नाव द्वारा चक्कर लगा लेते हैं। ये फेमस है। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1599 में, और ये जो ग्रुप जो है ये मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता है। अगली बात है, अब ये जो लिटरेरी टेंडेंसीज रही हैं जिनके बारे में सब हमको सारे वर्क्स में देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में थोड़ी 2 लाइन पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड वॉज अंडर द फुल इफेक्ट ऑफ रिवाइवल ऑफ लर्निंग। तो आप जानते हैं रिवाइवल ऑफ लर्निंग का था, क्योंकि 1558 से लेकर 1603 तक तो फ्लावरिंग ऑफ रेनेसांस रहता है, फिर उसके बाद रेनेसां डिक्लाइन होता है। तो ये रेनेसां का चरम काल माना जाता है। द नंबरस ट्रांसलेशंस ऑफ एंशियंट क्लासिक वर नाउ अवेलेबल फॉर कॉमन पीपल हु कुड नॉट रीड द ओरिजिनल क्लासिक्स। जो क्लासिक्स दूसरी भाषाओं में, लैटिन में, हिब्रू में, बहुत सारी भाषाओं में लिखे थे क्लासिकल, उनको नहीं पढ़ पाते, तो उनके अब सबकी ट्रांसलेशन शुरू हो गई। तो इस पीरियड में बहुत सारी ट्रांसलेशंस होती हैं। अब आप जानते हैं कि ये एज रेनेसां की है, तो रेनेसां का मतलब ही होता है ह्यूमनिज्म,
ओपननेस ऑफ माइंड यानी कि मन का खुला होना, मुक्त मन से सोच, लव ऑफ ब्यूटी एंड फ्रीडम वर सीन इन लिटरेचर। तो ये जो भावनाएं थी ये लिटरेचर में देखने को मिलती हैं। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंटिक्विटी एक्सरसाइज द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। तो इस पीरियड में जो लिटरेचर होती है उसमें जो पुरानी क्लासिकल रचनाएं होती हैं, चाहे वो रोम की रही हो या आपकी ग्रीक की रही हो या फ्रेंच की रही हो, उन सब को कॉपी किया गया है और उनको ट्रांसलेट किया गया है और उनके बेस्ड रचनाएं लिखी गई हैं। एन आर्डेंट स्पिरिट ऑफ एडवेंचर करेक्टराइज दिस एज। तो इस एज की स्पिरिट ऑफ एडवेंचर देखने को मिलती है। इट वॉज एन एज रिच इन लिटरेरी प्रोडक्शंस ऑफ ऑल काइंड्स। तो यहाँ तक तो ये आज का फर्स्ट पार्ट रहा। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे लिटरेरी डेवलपमेंट इन प्रोज और पोइट्री, और इसमें कुछ पोइट्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि ये एज जो है पोइट्री और प्रोज की गोल्डन एज कहलाती है। तो विशेष तौर पर एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, हेनरी हॉबर्ट, अर्ल ऑफ सरे, थॉमस बॉट, माइकल ड्रेटन, थॉमस कैंपियन, और प्रोज राइटर में आपके फ्रांसिस बेकन, सर वाल्टर रेलिक और थॉमस नॉर्थ, इनका क्या रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।